मुझे कहने को खास बचेगा नहीं, तो मैंने ज्यादा सोचा भी नहीं था। लेकिन यहाँ आकर इन्होंने ये रोलर कोस्टर राइड में मुझे बिठा दिया और जब बैठ गए हैं तो कुछ बिखरी सी बातें कर देते हैं। मुझे बड़ साहब ने ये कहा था कि मैं इस किताब के साहित्यिक पक्ष पर बात करूं। जब ये किताब मैं पढ़ रहा था तब भी मेरे मन में ये बात आ रही थी और अब भी आ रही है कि इस किताब के साहित्यिक पक्ष पर उस तरह से बात नहीं की जा सकती जिस तरह कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों पर की जा सकती है या सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं पर की जा सकती है या पीछे जाए तो रामचरितमानस के काव्यात्मक पक्ष पर की जा सकती है। ये उन किताबों से अलग किताब है। इसका साहित्यिक स्वाद, इसका साहित्यिक लहजा उन किताबों से अलग है और इसलिए जो मानदंड उन किताबों पर लागू होते हैं और मानदंड की बात न करें तो जो नजर उन किताबों की भी जरूरी होती है वो नजर इस किताब के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं होती। वैसे भी मेरी अपनी रुचि समकालीन साहित्य में है, गद्य में है और वहां मैं पाता हूं अगर मैं बहुत सरलीकरण करूं, बहुत सरलीकरण, उसके अपने खतरे हैं, लेकिन बहुत सरलीकरण करूं तो किसी भी कृति को हम जब देखते हैं तो दो चीजें होती है। एक, उसमें क्या कहा गया है और दूसरा कैसे कहा गया है। अब ये क्या कहा गया है कि बहुत सारी और शाखाएं बन जाती हैं। किनके बारे में कहा गया है, किस अंदाज में कहा गया है, उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए कहा गया है या उनकी आलोचना करते हुए कहा गया है, और इसके साथ साथ ये भी किनके बारे में नहीं कहा गया है। एक लेखक कहां से अपनी विषय वस्तु चुनता है, किन चीजों को लेता है, किन चीजों को छोड़ देता है, इन चीजों को जब हम देखते हैं तो उसकी मनस्थिति को हम लोग समझ पाते हैं। और यही बात खासतौर से जब हम गद्य में करते हैं, कविता में थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है कि इसमें कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, तो भाषा तत्सम है या तद्भव है या देशज है। गद्य में उतने सारे पेज नहीं होते हैं लेकिन फिर भी बात कहने का एक अंदाज तो होता है और किसी का अंदाज आपको अच्छा लगता है, किसी का अंदाज आपको बहुत अच्छा लगता है, तो उन सारी चीजों से बात हम कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे जो मित्र जीवन के विविध क्षेत्रों से बैठे हुए हैं, मैं एक रिश्ता करूं उनको ये जानकारी देने की कि इन दिनों हिंदी साहित्य में एक विधा सर्वाधिक लोकप्रिय है और उस विधा का नाम है कथेकर। अंग्रेजी वालों के पास पहले से उसके लिए अभिव्यक्ति थी, नॉन फिक्शन। हिंदी में ये अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत नहीं है, लेकिन आज हिंदी में शायद सबसे ज्यादा कथेकर में लिखा जा रहा है। वह जो कथा से इतर है, जो कथा से भिन्न है, वह कथेकर है। और मैं डॉक्टर साहब की इस कृति को उसी कथेकर वर्ग में रखना चाहूंगा, रखूंगा। हालांकि डॉक्टर साहब ने कथा भी लिखी है, कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन क्योंकि बात हम केवल इस किताब की कर रहे हैं तो ये किताब विशुद्ध रूप से कथेकर की श्रेणी में आती है। और एक जमाना था जब हिंदी में कोई बड़ा कथाकार, उस समय तक बड़ा नहीं होता था जब तक वो उपन्यास न लिख ले, कोई कवि तब तक बड़ा कवि नहीं होता था जब तक वो महाकाव्य न लिख ले। आज वो समय है कि कोई भी लेखक नहीं होता है जब तक वो कथेकर न लिख ले। हिंदी के बड़े से बड़े जाने माने कवियों ने, कहानीकारों ने, उपन्यासकारों ने कथेकर के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाने का प्रयास किया है, कर रहे हैं। और शायद पाठक भी और सारी विधाओं को छोड़कर कथेकर को पढ़ना पसंद करता है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि कथेकर में उसको लगता है कि जो लिखा गया है वो जीवन का यथार्थ है, तो उसको लगता है जैसे वो लेखक सीधे उसको जीवन के सामने ले जाकर खड़ा कर रहा है। इसलिए पाठक की दृष्टि से भी
और लेखक की दृष्टि से भी आज कथेतर सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है और ये कृति उसी कथेतर विधा की कृति मेरे लिहाज से है। बात बनती नहीं है क्योंकि कथेतर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ मैं पाता हूँ इस किताब में विविधता बहुत है। अब विविधता आप देखें, कुछ चीजें मैं देखूं, डॉक्टर साहब ने अपने कार्य क्षेत्र की जिन चीजों की बात की है, यहाँ एक में चिकित्सक के रूप में है, एक जैसे अभी थोड़ा सा बता रहे थे, एक विधि का काम करने वाले व्यक्ति के रूप में है, पत्रकारिता का काम करने वाले व्यक्ति के रूप में है, चिकित्सा प्रशासन का काम करने वाले व्यक्ति के रूप में है, और किताब लिखी है तो लेखक के रूप में तो है ही। अगर आप लोकल की बात करें, स्थानों की बात करें, तो किताब के प्रारंभ में गांव आता है, गांव के साथ कस्बा आता है, कस्बे के बाद शहर आता है, शहर के बाद महानगर आता है। अब ऐसा लगता है जैसे पूरा भारत इस किताब में लघु रूप में सिमट कर आ गया है। डॉक्टर साहब के अपने सृजन की बात करूं तो बहुत कम लोग होंगे जो एक साथ 3 भाषाओं में आवाजाही करते हैं। हिंदी में लिखते हैं, राजस्थानी में लिखते हैं, और ये किताब आपके सामने है ही, अंग्रेजी में भी खूब लिखा है और ये किताब भी अंग्रेजी में है। जहां तक इनके अपने सृजन की बात है, दोहराव का खतरा उठाते हुए मैं कहूं कि हिंदी की शायरी को विधा आपने छोड़ी होगी। आपने कविताएं लिखी हैं, और कविताएं भी दोनों तरह की, पारंपरिक कविताएं, गीत कविता, और नई कविताएं भी। आपने गद्य लिखा, निबंध लिखे, कथा लिखी, बल्कि मेरा तो पहला परिचय आपसे लगभग आपकी कहानी संग्रह को पढ़कर ही हुआ था, शायद 1980 के दशक की बात है। तब से मैं आपका पाठक और प्रशंसक हूँ, और बाद में आपका स्नेह भाजन बनने का मौका और सौभाग्य मुझे यहाँ आने पर मिला, तो मैं बराबर आपकी लेखन यात्रा का एक रुचिवान प्रशंसक हूँ। अब इस किताब की मैं बात करूं तो 2-3 चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब जीवन के 9 दशक पूरे कर चुके हैं, और मैं आपसे लगभग 1 दशक पीछे हूँ, और मुझे बराबर लगता है कि अब मुझे चीजें उस तरह याद नहीं रहती हैं जिस तरह पहले रहा करती थी। यहाँ तक कि इस किताब पर बात करने के लिए भी मैं कुछ बिंदु नोट करके लाया। लेकिन डॉक्टर साहब की ये किताब पढ़कर मैं चकित की नहीं चमत्कृत होता हूँ कि कैसे बचपन की चीजें, अपने गांव के जीवन के परिवेश की चीजें, बिल्कुल जैसे संस्कृत वाले कहते हैं हस्तामलकवत, हाथ पर रखे हुए आंवले के समान, इतनी ग्राफिक डिटेल्स में इनको वो सारी चीजें याद हैं। गांव की हवेली, गांव के बच्चे, गांव के जीवन की छोटी छोटी क्रियाएं, और उनके जीवन में आने वाले लोग, उनका व्यक्तित्व, उनकी आदतें, उनके परिवार के लोगों के नाम, उनके पारिवारिक रिश्ते, उनके पारिवारिक जीवन की उलझनें, ये सारी चीजें इनको जो याद हैं, इनकी स्मृति पर मैं आश्चर्य भी करता हूँ और मुग्ध भी होता हूँ। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मुझे इसमें ये लगती है कि देखिए, ये वो पीढ़ी है जिसने जिंदगी को बहुत भरे पूरे अंदाज में जिया है। आज वाली पीढ़ी, उसके जीवन में बहुत बदलाव आ गए हैं। वो गांव के उस परिवेश से, गांव की उन आत्मीयताओं से वो वाकिफ नहीं है। लेकिन उनको बताने वाली पीढ़ी भी अब बिल्कुल धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही है। तो ऐसे में ये किताब लिखकर आपने भावी पीढ़ियों पर बड़ा उपकार किया है कि उस पूरे काल को आप डॉक्यूमेंट करके रख दिया है। अगर आप ये काम नहीं करते तो मुझे लगता है उस भावी पीढ़ी के सामने ये चीजें अनदेखी रह जाती। तो ये इस किताब का मुझे बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा अवदान लगता है। अब डॉक्टर साहब जब वर्णन करते हैं तो ये रेखा चित्र बनाकर नहीं रह जाते हैं, उस रेखा चित्र में ये रंग भरते हैं। और इसलिए जब इस किताब को पढ़ता हूँ, इस किताब के वर्णनों को पढ़ता हूँ मैं तो क्योंकि गद्य का पाठक हूँ, और गद्य का पाठक अपेक्षाकृत नीरस होता है। कविता का पाठक और कविता को रचने वाला दोनों अधिक सरस होते हैं। अगर मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा गाँव में एक झोंपड़ी थी और इसमें गरीब आदमी रहता था। लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से उस पूरी झोंपड़ी को हमारे सामने साकार कर देते हैं,
यहाँ बैठे बैठे मैं अपने सामने पर्दे पर उस झोंपड़ी को देखता हूँ, उस गरीब आदमी की खिचड़ी गाड़ी को देखता हूँ, उसके बिखरे हुए बालों को देखता हूँ, उसके चेहरे की झुर्रियों को देखता हूँ। तो जितनी सरसता से ये वर्णन करते हैं, एक तो स्मृति वाली बात मैंने कही, दूसरा इनका वर्णन कौशल कि ये बिल्कुल एक तरह से चीजों को साकार कर देते हैं। ये इनकी कलम कैमरे का काम करती है। सत्यजीत राय की फिल्म आप देखते हैं और जिस तरह से आप उस पूरे परिवेश को देखते हैं, ये किताब लगभग उसी तरह से अपने पूरे परिवेश को हमारे सामने साकार करती है। जो मैं रेखांकित करना चाहता हूँ इस किताब के संदर्भ में वो ये है कि डॉक्टर साहब ने आज के पाठक की मानसिकता को बहुत अच्छी तरह समझा है। आप भी ये नोटिस करते होंगे कि हम लोगों का अटेंशन स्पान लगातार छोटा होता जा रहा है। पहले हम लोग इतने मोटे मोटे उपन्यास पढ़ लेते थे, 3 घंटे की मुगले आजम हम देख सकते थे, लेकिन आज ओटीटी पर भी हम छोटी फिल्म देखते हैं और उसको भी फॉरवर्ड कर करके हम लोग देखते हैं। हम ज्यादा ध्यान अपना केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इस बात को समझकर इन्होंने अपनी इस किताब के सारे चैप्टर्स बहुत छोटे रखे हैं। इतना विस्तृत चित्रण करने के बावजूद ये कौशल इन्होंने बरता है यहाँ कि 2.5-3 पेज का एक चैप्टर है, तो वो आप बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। अगर यही चैप्टर 10-12 पन्नों का होता तो मुझे पता नहीं हमें से कितने लोग सारी रोचकता के बावजूद उनको शायद सिद्धि करने की गुस्ताखी करते। तो ये चीजें। दूसरा जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि एक लेखक क्या लिखता है और क्या नहीं लिखता है, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण होती है। तो जो चरित्र इन्होंने इस किताब में उठाए हैं, एक तो उनका वैविध्य मुझे बहुत लुभाता है और दूसरे वैविध्य से भी ज्यादा जीवन के बहुत जो पीछे की कतार वाले किरदार हैं। मैं कोई अभिव्यक्ति देकर उनके महत्व को कम नहीं करना चाहता, लेकिन सेवक के रूप में हमारे जीवन में जो लोग आते हैं और जिनको हम लोग आज तो शायद हम कभी से भी उनसे बात नहीं करते हैं, लेकिन उन सब लोगों की पूरी पारिवारिकता इस किताब को उभर कर आती है। उनके साथ नाते रिश्ते, कैसे ये जीवन भर उनसे अपने रिश्ते बनाए हुए हैं, कैसे इनके बच्चे उनके साथ रिश्ते बनाए हुए हैं, ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि ये उन सबको एक एक कर याद करते हैं और इस किताब के माध्यम से हमारे साथ सामने साकार करते हैं। तो ये कुछ चीजें थी। अभी घोड़ा साहब ने जो बात कही, इस किताब के संदर्भ में मुझे 2 शिकायतें हैं एक पाठक के रूप में। एक तो मुझे रोलर कोस्टर राइड ये शीर्षक बहुत उपयुक्त नहीं लगा, इसलिए भी नहीं लगा, इसमें चढ़ाव ही चढ़ाव है, उतार नहीं है। ये बहुत सुखद बात है, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा है जिसने जीवन में लगातार जो चलता रहा है और चलकर आज शिखर पर पहुंचकर अतीतावलोकन कर रहा है और अपने जीवन की यात्रा को बड़े संतोष के साथ देख रहा है और हमारे साथ साझा कर रहा है। तो मैं ये कल्पना करता हूँ कि डॉक्टर साहब अगर इस किताब को बाद में कभी संशोधन करने पर विचार करें तो इसके शीर्षक पर पुनर्विचार करें, ये मेरा अनुरोध होगा। और दूसरी जो मेरी पीड़ा इस किताब को पढ़कर है वो ये है कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस किताब की कोई कमजोरी तलाश कर सकूं और यहाँ ये कहूँ कि इस किताब में देखिए ये नहीं हुआ है, लेकिन मुझे बहुत निराशा